नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार। तबीयत बहुत अच्छी नहीं है दोस्तों, लेकिन बातें तो करनी है। और पॉलिटिक्स पे ऐसा होता नहीं है कि हरियाणा में पॉलिटिक्स कभी रुक जाए, इसलिए बिना किसी लंबी चौड़ी भूमिका के त्यागी जी आपसे यही पूछना चाहेंगे कि ये जो राज्यसभा चुनाव हैं, ये हो तो बाकी राज्यों में भी रहे हैं सीटें खाली, लेकिन ये जो हरियाणा है इसमें इसकी चर्चाएं इतनी ज़्यादा क्यों हो रही हैं? कहीं चले जाओ, अभी मैं मकड़ोली एक शादी में गया हुआ था तो वहाँ भी ये कि कांग्रेस में कौन कौन बिकेगा, अगर ये बोध नहीं बना तो हुड्डा साहब का क्या होगा, क्या जीत जाएगा, मतलब यही बातें हो रही हैं। और इसी दौरान राहुल गांधी भी हरियाणा में थे और कह रहे हैं कि 2 दिन खट्टर ने चंडीगढ़ में लगाएंगे। खट्टर साहब कांग्रेस के ये जो बिकाऊ माल है इसको खरीदने का काम उनका है। तो ये राज्यसभा चुनाव पे इतनी चर्चाएं क्यों हो रही हैं हरियाणा में? तो वैसे तो हर एक प्रदेश में जहाँ जहाँ चुनाव चर्चाएं होती हैं, हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता, क्योंकि हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ ज़्यादा होता है, वहाँ ज़्यादा हमारा ध्यान होता है। और हरियाणा की अपनी हरियाणा में बाहरी प्रांतों के लोगों की भी रुचि रहती है, वो इसके अतीत के रिकॉर्ड को देखते हुए, हाँ, कि ये कुछ करेंगे भैया। चूँकि हम जैसे हमें माना जाता ना कि हम गीता की जन्मस्थली हैं, वैसे ही हम हरियाणा पूरे देश की राजनीति में दल बदल की राजनीति का भी सिरमौर हम ही हैं। ऐसा नहीं है और प्रांतों में दल बदल ना होती, लेकिन जितने व्यापक स्तर पे हमारे यहाँ निष्ठाओं में बदलाव आता है समय के साथ, वो अद्भुत है। दूसरे ये जो जैसे एमएलएज को सरकार बनाने के समय जरूरत पड़ती है, उठा के ले गए किसी और प्रांत में, तो जो भारत दर्शन यात्रा का जो आइडिया था ना, ये भी बेसिकली यहीं से निकला है। हम 72 में हाँ मिला था ये भी। तो यहाँ कोई ये मान के चलता ही नहीं इस बात को कि चुनाव हो रहे हैं तो शांतिपूर्ण तरीके से हो जाएंगे, ये नहीं, विरोध हो जाएगा ऐसा। हाँ, मतलब लगता है। उधर से भारतीय जनता पार्टी भी इस तरह के सिग्नल दे रही है कि हम इसको शांतिपूर्ण होने नहीं देंगे। देखिए 2 सीटें थी, एक दोनों के हिस्से में आ जाती, बात खत्म थी। अब तीसरे कैंडिडेट को इंडिपेंडेंट लाने का मतलब ही ये है, और ना उनके पास संख्या बल है तीसरे का, मतलब आपके पास पर्याप्त चीजें हैं नहीं, लेकिन फिर भी आप प्रयास कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि लोग ये मान के चल रहे हैं अपने पुराने अनुभव को देखते हुए कि कुछ ना कुछ तो होगा। और जो कैंडिडेट तीसरा खड़ा क्या है, वो आमतौर पर आप देखना तीसरे कैंडिडेट इस तरह के जो निर्दलीय होते हैं ना, वो धन कुबेरी होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, उनको छांटा जाता है। तो यहाँ भी सतीश नांदल के रूप में वो आ गए हैं। तो लोगों के दिमाग में है, बेशक कुछ ना हो, कि ये शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न नहीं होगा। लोग तो ऐसे फोटो पे निशान लगाते हैं ना, हाँ। ऐसे लगा रहे हैं कि ये बिक सकता है, ये बिक सकता है, ये बिक सकता है। और अभी चूँकि विगत वर्षों में 2 ऐसे उनके सामने रहे हैं कि कांग्रेस उन चीज़ों को जीत सकती थी, आनंद वाला और ये आपका क्या था, किसका था ये कार्तिकेय वाला, तो लेकिन नहीं हो पाया। तो उससे एक छवि भी संदिग्ध हो गई। कोई नहीं जानता सियाही कांड की क्या सच्चाई और किसने क्या बगावत की, किसी को कुछ नहीं पता। और लेकिन सियाही कांड तो चंद्रा के टाइम पे हुआ था। हाँ, तो ये जो एक्सपीरियंस रहा है ना इस तरह का, इसके मद्देनज़र अब लोगों को ये कतई इस चीज़ पर भरोसा नहीं हो रहा है कि गड़बड़ नहीं होगी। और आपने कहा कि खट्टर साहब 2 दिन चंडीगढ़ बैठेंगे, ये और भी खतरनाक स्थिति है। ये उस चीज़ को पुख्ता कर रहे हैं। नंबर 2, अभी मुख्यमंत्री गए थे कांग्रेस के विधायक के किसी निजी कार्यक्रम में, तब और भी ज़्यादा चीज़ें होने लगी। मन से वो तारीफ कर रहे हैं, हाँ, गोकुल भाई। उधर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो सर्वे सर्वा हैं इन सारी चीज़ों के, और जिनकी ऊपर ये जिम्मेवारी है कि वो जिता के भेजें, उन्होंने भी बता दिया। वो बोलते कम है लेकिन ये बता दिया, भाई देखो एक बीजेपी का है और एक हमारा है? तो ये तो बिल्कुल साफ है। पर वो इतने मतलब इजी भी नहीं है चीज़ें जितनी वो बता रहे हैं। उन्होंने सारी बॉल डाल दी अभय सिंह के पास में कि वो ये सिद्ध करने में कि अगर आप वो वहाँ वोट दोगे तो जीतना ना जीतना तो बात की बात है, लेकिन तुम पे ये मोहर लग जाएगी, तुम उसकी बी टीम हो। तो स्थिति तो बहुत रोचक है। वो वोट ना दे तो और ऐसे में हर आदमी संदिग्ध हो जाता है। संदिग्ध इसलिए भी हो जाता है कि जो अमाउंट एक्सचेंज होती है
वो किसी को नहीं फिगर पता क्या उसके भी मतलब रेट निकले हुए हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि 25 करोड़ रखा है। हाँ, कोई 25 बताएगा, कोई 20 बताएगा, और फिर ये कि भाजपा के पास पैसे की कमी तो है ही नहीं। हाँ, भाजपा ही दे सकती है जी इतने और अगर पैसे। जीतने मतलब ऐसा उन्होंने अपना प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया तो पता नहीं कितना रेट जाएगा, तो डिपेंड करता है रेट। अब लेकिन यह संख्या जो है वो काफ़ी है, 9 लोग तो चाहिए कम से कम, 9-10। तो उस स्थिति में पेमेंट की तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उनको ये आइडेंटिफाई करना कि कौन सा जा सकता है कौन सा नहीं जा सकता, ये मुश्किल काम है इस बार। तो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जो युवा विधायक आ रहे हैं वो शायद किसी प्रलोभन में आ जाएं, इस तरह का हो जाए। तो लेकिन जो कई लोग कह रहे हैं कि वो जा सकते हैं जिनको आगे लग रहा हो कि कांग्रेस में कोई फ्यूचर नहीं है, तो 20-25 करोड़ लेके अपना मजे करें लाइफ में। नहीं, देखिए जो नए लोग हैं ना वो तो एक लंबी पारी खेलना है, वो इतना आसान उनका है नहीं। और ऐसा है जो पैसे लेगा ना, ये जिसका सौदा होगा वो यहाँ छुप ही नहीं रह सकती बात। फिर वो आगे का मतलब उसका पारिवारिक जीवन थोड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। लोग मतलब बिकाऊ दूसरे धर्मेंद्र जी, यहाँ सबसे बड़ी समस्या एक आ गई है कि ये मुकाबला एक दलित और एक जाट समुदाय के बीच की बात हो रही है। तो कोई भी राजनीतिक दल, भाजपा ने तो ये जोखिम ले लिया, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता जी, है ना, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और लेकिन और दलों में जैसे अभय सिंह चौटाला का दल है, अगर उनको ये लगता है कि भाई अभय सिंह चौटाला की वजह से हमारा कैंडिडेट हार रहा है, तो वो नज़ला वहाँ पड़ेगा। और अगर कांग्रेस का मौजूदा नेतृत्व ये नहीं कर पाता और उनके खिलाफ ये डाउट जाता है कि इन्होंने हमारे आदमी को नहीं जाने दिया, तो नुकसान उन्हें भी झेलना पड़ेगा। तीसरी सबसे बड़ी बात कांग्रेस की राजनीति में यह है कि जो आला कमान ऊपर बैठा है, इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं कि अब आला कमान भी आर पार की लड़ाई के मूड में है। वो जो इस तरह की चीज़ें उड़ती हैं ना कि ये तो इनको बाहर बुर भेजते, कोई कोशिश ही नहीं कर रहे हो, खुले छोड़ रखे हैं। बल्कि मैंने तो ये सलाह भी दी थी कि राहुल गांधी अपने आवास पे इनको रख लें सबको क्या करेगा, वो ज़्यादा इजी रहेगा। क्योंकि अगर बाहर रहे तो किसके थ्रू कहाँ से क्या बात हो जाए कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये सबसे सुरक्षित तरीका था कि देखिए, एक तो वो राहुल गांधी उनसे सुबह शाम पूछ लें आके, कोठी में काफ़ी जगह होगी तो सबके व्यक्तिगत संबंध हो जाए कि राहुल गांधी से बातचीत करते रहेंगे, और एक सुरक्षा बनी रहेगी कि भी यहाँ कुछ हो नहीं सकता। अदरवाइज़ तो हरियाणा बहुत विचित्र है, यहाँ कैसे क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। और जैसे अब चौधरी देवीलाल के उदाहरण याद कर रहे हैं, वो परवाणु में जाके इकट्ठे हो गए थे और कैसे वहाँ से विधायक भाग जाते हैं, पाइप उतर के भागे, पाइप पकड़ के दिल्ली से कूद गया। और मतलब तरह तरह की ये हैं। एक विधायक की कोई शायद माँ या पिता की मृत्यु हो गई थी और देवीलाल का विधायक था, उससे पहले भजन लाल जो है उनके संस्कार पर पहुँच चुके थे, और जब चौधरी देवीलाल पहुँचे तो उन्होंने कहा ले हो गया काम लिया। तो हमारा जो पास्ट रिकॉर्ड है ना हरियाणा का, वो बहुत डाउटफुल है। हो सकता है इस बार कुछ भी ना हो और सहज ढंग से वो चुनाव जीत जाए। हाँ, उम्मीद तो यही है, होना भी यही चाहिए। लेकिन जब तक डिक्लेयर नहीं होगा तब तक दिमाग में ऐसे चलता रहेगा। और अभी एक संभावना ये थी कि शायद नांदल अपना नाम वापस ले लेंगे, वो भी नहीं ले रहे। तो मुझे लग रहा है कहीं बीजेपी ना कांग्रेसियों में एक अनिश्चितता का भाव भी उभरना चाहती है, और कि झगड़ा हो जाए इनमें और सारे डाउटफुल हो जाएं, और लोगों में ये जाए कि देखो भाई हमारे तो झगड़ा तो ये खुद कांग्रेस ही कर रहे हैं सर। अब जैसे तो हमारे में मुख्यमंत्री गए, तो उसको घर बुलाने की जरूरत क्या थी, मतलब फिर बुला लेता कभी। चलो आगे। लेकिन ये बताओ ना कि ये तो कोई नहीं कह रहा कि भाई भाजपा के विधायक कांग्रेस भी तोड़ सकती है। वो कलाकारी तो इधर भी उतनी है, यहाँ भी तो ये महारती नहीं है। आज के दिन कौन जोखिम लेगा बीजेपी छोड़ने का जी? कल को ईडी सीडी पता नहीं क्या क्या पे आ जाएगा उसका। हाँ, ये तो है, खतरे तो बहुत हैं। कोई मतलब चूं भी ये जो बीजेपी में हैं और जिनका कुछ नहीं हो रहा, ये जिनको टिकट नहीं मिली है, कोई चूं करके दिखाओ इसमें से। लेकिन मेरी समझ ये है कि इस बार ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन जब तक परिणाम नहीं आएंगे तब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी। होना जाना कुछ नहीं है। और कर्मवीर बोध जो है वो राज्यसभा में चले जाएंगे, और ये सुखद ये होगा कि पहली बार तो नहीं, इस मौजूदा राज्यसभा में हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने वालों में एक दलित नेता भी शामिल हो जाएगा। और वही मैं कह रहा था कि दलित का विरोध करना, उसको जाने से रोकने वाले जो भी लोग कोशिश करेंगे किसी भी तरीके की, उनको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। बीजेपी की तो पॉलिसी है सर, ये दलितों में भी दो तरह के दलित, एक डीएससी समाज, एक ये वाला जो जिससे कर्मवीर बोधा, तो वो कहते हैं कि ये हमारे नहीं है, हमारे वाले दूसरे हैं।
देखो दरअसल हो क्या रहा है कि देखो भाजपा की भी हम बहुत ज़्यादा आलोचना में नहीं करनी चाहिए, वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी है। अब उनको उनके ऊपर जो हम नाराज़ होते थे ना कि भी ये कहते थे अलग किस्म की पार्टी हैं, पार्टी विद डिफरेंस और बड़े महान लोग हैं, इसको भी हमें मुक्त कर देना चाहिए। अब तो सबकी समझ में आ गया है सारे गए गुजरे हैं कि सारे सब एक से एक है गिरा हुआ। तो इन्होंने जो कांग्रेस ने जहाँ ला के पतन को स्थिर किया था कि ये उससे ये आगे ही बढ़े, ये 0 से स्टार्ट नहीं हुए, उससे आगे कांग्रेस ने अगर 10 तक गिनती करी थी तो ये 11 से शुरू हुए हैं आगे। हाँ, कांग्रेस ने बड़े विचित्र काम किए। मैं आज एक खबर पढ़ रहा था, एक समाजवादी नेता थे बहुत बड़े, अशोक मेहता, ये बहुत पुराने ज़माने की बात है, और वो कहीं से चुनाव लड़े तो कांग्रेस ने प्रचार किया ये अशोक मेहता नहीं है, मेहतर हैं और चुनाव हार गए। तो ये कांग्रेस से कम नहीं है भी। तो जब इनकी चल रही थी, इनके पास में मशीनरी थी या चीज़ें थी, तो ये भी किसी भी हद तक चले जाते थे। तो मेहता और मेहतर की कहानी खड़ी करके उस बेचारे समाजवादी नेता को, बहुत बड़ा आदमी था वो, उसको चुनाव हरा दिया। तो करते ये भी सारे काम है। तो इससे एक चीज़ साफ हो जाती है कि जब पावर पॉलिटिक्स आपका ओरिएंटेशन है, पावर पॉलिटिक्स के ही आपके लिए जीवन में सब कुछ है, तो फिर ये मापदंड है ना, ये आदर्शवाद ये मायने नहीं रखते। और भाजपा भी इस चीज़ को कर रही है तो करे, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं और अपने प्रयास करते रहें। लेकिन एक चीज़ तय मान के चली कि अब अगर कभी भी भविष्य में जब भी भाजपा से इतर कोई सरकार आएगी, वो क्या करेगी ये देखने वाली बात होगी। मतलब वो और उसकी गिरने की क्या संभावनाएं हैं? वो इनके बाप सिद्ध होंगे, क्योंकि अब उनके सामने ये चुनौती नहीं है कि हमसे बेहतर कोई पार्टी सामने खड़ी है। फिर तो सारे चोर डकैत इकट्ठे होंगे और फिर अपने जम के अपने करो, आपने जो कुछ करनी, राजनी चोरी डकैती सब करो, वो तो खुला मैदान है। फिर लेकिन तो भारत की राजनीति बहुत ही खतरनाक दौर में जा चुकी है। मैं देख रहा था कहीं पे, राजनीति तो सर पता नहीं क्या सा दौर है ये। हाँ। गिरिराज सिंह सेंट्रल मिनिस्टर हैं सर टेक्सटाइल के, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी है ना, ये छोटी पैंट क्यों पहनता है। तो लोगों ने उनको, लोग ट्रोल कर रहे थे कि तेरे टेक्सटाइल का क्या हाल है, जिस इंडस्ट्री का तू मंत्री है वो बांग्लादेश से भी पीछे है, तूने भट्ठा बिठा दिया टेक्सटाइल का, और तू ये देख रहा है राहुल गांधी की पैंट ऊंची क्यों है। दरअसल इनसे ना राहुल गांधी की मस्ती और उसकी जो एक अपनी खास किस्म की ज़िंदगी जीने की शैली है, वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो। कई लोग तो कह रहे थे, वो आज एक मित्र आए हुए थे आदमपुर से, तो वो कह रहे थे यार चलो कोई नहीं, प्रधानमंत्री नहीं बना, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तो मतलब यही आदमी ठीक है, जीने भी नहीं दे रहा इनको। लेकिन जो भी चुनौतियां देश के सामने हैं, उन सबके लिए लड़ तो राहुल गांधी रहा है ना, जैसा भी है। अगर आप ये देखिए, इस देश में हर आदमी को कंप्रोमाइज कर चुके हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी, हर एक को, किसी की हिम्मत नहीं है। अब देखिए अंबानी के बेटे की शादी में गया, हाँ, अपने मोदी जी, हाँ, और ये किसी शादी में जा रहा है राहुल गांधी के, एक किसान, मदीना गांव के एक किसान की बेटी की शादी। वो रोज चैलेंज करते हैं इसको, राहुल गांधी रोज चैलेंज करता है नरेंद्र मोदी को कि भाई मैं नहीं डरता, मैं नहीं डरता, मैं नहीं डरता। तो मुझे तो ये लगता है कि केवल 2 ही प्राणी इस धरा पे इस समय हैं जिनसे मोदी जी डरते हैं, ट्रंप और यहाँ राहुल गांधी, क्योंकि इन दोनों का ही कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। अदरवाइज इनका बस चले तो इन्हें छोड़े किसी को भी। और आज वैसी काल्पनिक सी बात है, मैं कहूँ अगर आप मोदी जी को अमेरिका का राष्ट्रपति बना दो, तो अगर वो 1 महीने के अंदर अंदर उसको भारत ना बना दो तो बता देना मेरे को। तो नरेंद्र मोदी जी को बार बार देखिए, बाहर से वो चुनौती दे रहे हैं कि पॉलिटिकल करियर खत्म कर दूंगा, अंदर से ये, और अंदर से ये कहता है कि आओ मैं आपके सामने खड़ा हूँ। वो खुलेआम कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी मेरे भय से, मेरे डर से, मेरे खौफ से सदन में नहीं आते, कोई असर ही नहीं है इस चीज़ का। और ये जो चिल्ले बिल्ले घूम रहे हैं ना, ये आपके दुबे है, एक पागल सा आदमी है, एक जो गिरिराज है, ये कुछ नहीं है एक्चुअल में। ये मंत्री हैं, इनको काम कोई नहीं है करने के लिए। इनको तो बेचारों को शायद 1-1 हफ्ते तक इनके दस्तखत करने का नंबर भी नहीं आता कहीं, तो ये खाली पड़े अपने कुछ भी बकते रहेंगे, करते है ना। इस गिरिराज का अभी पिछले दिनों भी आया, ये सरेंडर शब्द तो बोल नहीं सकता, सिलेंडर बोलता है। लेकिन वो उसके भी चाहने वाले बहुत, मटन का वो है। हाँ, तो इनका जो ना वो अंत बहुत करीब है, और जब अंत करीब होता है तो आदमी उल जलूल हरकतें करने लगता है। लेकिन अब एक चीज़ देखो सर, जिसकी पेंट पे ये कमेंट कर रहे हैं, चलो मोदी जी के भी कपड़ों पे सारा दिन कमेंट होते हैं,
लेकिन एक बंदा एक किसान की बेटी की शादी में आया, मैसेज तो मतलब स्ट्रॉन्ग दिया ही है सर। वो जब से अपनी राजनीति में आए हैं, 20 साल राहुल गांधी को हो गए, वो हमेशा आम लोगों के बीच ही जाते हैं। और उन्होंने कभी ये दावा नहीं किया कि मैं तो पैदाइशी सब कुछ चीज़ें जानता हूँ और मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि उनको ज़रूरत थी नहीं। वो सब जगह जाके, चाहे वो ड्राइवरों की ज़िंदगी हो, कंडक्टर्स की ज़िंदगी हो, मैकेनिक की ज़िंदगी हो, है ना, कोई पोल्ट्री में लगा है या कहाँ है, वो सारी चीज़ों को खुद करके उन चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। और उसको लोग पसंद करते हैं, भाजपा वाले उन चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं। अब आप ये देखिए कि आज भी जब वो आ रहे हैं यहाँ तो एक सिंपल सी पैंट डाल रखी है और वो नीचे जमीन पर बैठ गए, ऊपर उठा हुआ आदमी है जी, है ना, वो इन सारी चीज़ों से ऊपर उठा हुआ। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उसका आवरण और उसकी साज सज्जा ही राहुल गांधी को महत्व देगी। तो बिल्कुल रफ टफ आदमी है। और ये लोग ये भूल जाते हैं कि वो जिस जनरेशन का आदमी है उसमें आमतौर पे ऐसे ही होते हैं। अब कोई बच्चे आजकल की आप नई जनरेशन को देखोगे तो वो अपने कॉन्शियस उतनी ज़्यादा नहीं है। अब मैं टी शर्ट जीन्स डाली और निकल पड़े। अब आपके नीतीश का बेटा है जो आया, वो चप्पल पहन के आ गया। सर ये तो कमाल ही है सर। पहले है ना ऐसी कहानियाँ सुनते थे, नीतीश अपने बेटे को राजनीति से दूर रख रहे हैं, ऐसे मतलब वो इंजीनियर, अब उसको देख के लग रहा है ठीक दूर रख रहे थे सर उसको। उसकी हरकतें रखने लायक ही था वो। मतलब नीतीश जी की ये हरकतें तो बुढ़ापे में हुई हैं, वो तो जवानी में, मतलब आप कमाल है सर। वो तो बिल्कुल वो यही सिद्ध कर रहा है कि मैं वास्तव में नीतीश जी का ही पुत्र हूँ। और इनका जो नाम निशांत है ना, उसकी कहानी पता है आपको ना? क्या है एक्चुअल में? कि निशांत के जन्म से पहले नीतीश के बहुत बुरे दिन थे, रोजी रोटी भी संकट में थी, पैसा भी नहीं था, चुनाव भी हार रहे थे। और तो जब ये पैदा हुआ तो उन्होंने अपनी पत्नी मंजू से ये कहा कि जो हमारी दुख भरी रात है ना, रात को निशा बोलते हैं, उसका अंत हो गया है। तो निशा का अंत, तो ये निशांत पैदा हुए थे जो दैदप्यमान नक्षत्र की तरह। उनको कहते थे राजनीति में दूर रहेंगे, फलाना दिखड़ा आगे हुए। देखिए ये समाजवादियों के साथ ये कहा जाता है कि इनका बुढ़ापा ही बहुत खतरनाक होता है। जवानी में तो इनको दुनिया पलटनी, आदर्श व्यवस्थाएं कायम करनी, धीरे धीरे जब इन्हें लगता है कुछ नहीं हुआ है, होना जाना, तो फिर ये भ्रष्ट हो जाते हैं। सोशलिस्ट से ये सोशलाइट हो जाते हैं। ये जितने समाजवादी अरबपति हैं सारे के सारे सर। हाँ, अब चाहे जॉर्ज भी थे, उनके भी जया जेटली जी के साथ किस तरह की चीज़ें हुई। जीवन तो सामान्य से जीते ही है, और पता नहीं उसमें कितनी, जैसे जॉर्ज फर्नांडीज ने अपने कभी प्रेस के कपड़े नहीं पहने जीवन में। वो बंदा तो था समाजवादी सर, पैसों के मामले में तो। लेकिन बाकी समाजवादी देख लो आप, आखिर पैसा तो नीतीश ने भी नहीं कमाया। नीतीश की कमजोरी पैसा नहीं है। नीतीश की क्यों दिक्कत यह है, एक तो पलटू कि उसकी लॉयल्टी कुछ नहीं है, नंबर 2 आखिरी जो कलंक इसने लगाया अब जाते हुए अपने बेटे को ये जो सौंपी जिस तरीके से। और हैरत की बात है कि कल हम एक वीडियो देख रहे थे कि उसमें संजय झा उनको कहते हैं कि अब नमस्ते कर लो लोगों को। तो जैसे शादी के मंडप में नहीं होता, वो पंडित जी बताते हैं ये करो वो करो, उस तरीके से वो डायरेक्शन दे रहा था, फिर उसने हाथ जोड़े। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि, ऐसा लग रहा है जैसे नीतीश जवान होके निशांत के रूप में आ गए। हरकतें इस तरह की हो रही है और शारीरिक रूप से बहुत कमजोर है। मुझे तो चिंता उनकी सेहत को लेके है कि उनका वजन बहुत कम है और कहीं ना कहीं कोई परेशानी है। और दुर्भाग्य है कि किसी मामले में भी नाम आ रहा था उनका, कोई मेडिकल कॉलेज। हाँ, नीट छात्रा कांड में है। हाँ, कुछ नाम आ रहा था। ठीक, कुछ ना कुछ गोपनीय चीजें तो है। सीबीआई का कुछ केस वेस चल रहा और ये भी संभावना व्यक्त की जा रही है कहीं निशांत को लेके ही तो कोई ऐसी कमजोर नस नहीं है जो दिल्ली वालों ने दबा रखी है, और कुछ ना कुछ इनके साथ भी है। देखिए वो नॉर्मल सा नहीं लगता जी, वो हम उम्र है नरेंद्र मोदी के बावजूद उसके उनके पैर छूने लगते हैं बैठ के, जबकि इसमें स्थिति ऑकवर्ड हो जाती है मोदी जी की। ऐसे हाथ भी देखने लग जाते हैं, कई हरकतें कर चुके हैं। अब लोग ये भी कहते हैं कि जो कुछ कर रहे हैं सब नाटक है। अभी भी लोग, वो छवि की बात है ना, जैसे हरियाणा वाली छवि की हम बात कर रहे थे, उनके बारे में भी लग रहा है कि अभी पलटी मारेगा, कुछ करेगा। और जैसे वो मिल गए अपने तेजस्वी वगैरह से, लालू यादव से मिल गए, तो ये संभावना व्यक्त की जाने लगी कि फिर पलटी मारेगा, फिर पलटी मारेगा। तो जब तक पूरी तरीके से वहाँ कोई मुख्यमंत्री मनोनीत नहीं हो जाता, तब तक वहाँ भी हरियाणा जैसी स्थिति है, क्या होगा। तो अब देखते हैं। तो ये तो पता चल जाएगा चलो, लेकिन तब तक बातें तो करेंगे ही सर, बातें तो चलेंगी। नहीं, बातें तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती, और ख़ासतौर से आपकी हमारी बात तो कभी ख़त्म होती ही नहीं। हमारे दर्शकों को भी नहीं होती है। हाँ, इनको भी चाहिए कुछ, मतलब ऐसा
ऐसा जो बिल्कुल अलग हटके चीज़ होनी चाहिए। ये रूटीन की चीज़ ये भी पसंद नहीं करते हैं। हाँ ये नहीं, मतलब ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, और आगे भी ठीक होगा, पीछे भी ठीक था, ये नहीं चलती जीवन में। जो कुछ है ये यहाँ पे नहीं और चलती। मैं एक बात साफ कहता हूँ कि ये जो राजनीति का खेल जो खेल रहे हैं ना लोग, ये आपकी मेरी तरह ह्यूमन बींग्स हैं। हम में कमजोरियां हैं बहुत तरह की, इनके अंदर भी हैं। तो ये कोई परफेक्ट तो है नहीं कि सब कुछ ठीक ही करेंगे। आदमी है, वो गलती करेगा, गलतियों का पुतला है, लेकिन उन गलतियों को सुधारते हुए, ध्यान में रखते हुए आप आगे भविष्य के लिए सही योजनाएं बनाएं। और अब मेरा ये कहना है कि भाई अब बहुत कुछ तुम्हारे पास हो गया, सब कुछ है, अब इस पर थोड़े अपने लालच पे, लोग पे लगाम लगा के। अभी तुमने, अब आप ये देखो सर, ये जिस भी स्टेट में जाते हैं, असम में जाते हैं, तीसरी बार सरकार बनवा दो, घुसपैठिए भगा देंगे। हाँ। भाई तुम 10 साल क्या करते रहे। अभी उत्तराखंड में गए हुए, उत्तराखंड में तीसरी बार सरकार बना दो, हम उत्तराखंड को देश के पहले नंबर पे ले आएंगे। मतलब ना काम पहले करना ना अब करना, लेकिन मांगते रहते, वोट मांगते रहते हैं लगातार। नहीं, हरियाणा में तीसरी बार चल रही है, कौन से तीर मार दिए? ये चौथी बार के लिए मांग लेंगे। नहीं, वो तो मांग ही रहे हैं, अभी से मांग रहे हैं। और पहले इनके समर्थकों ने कहना शुरू कर दिया कि 34 तक तो भूल जाओ। हाँ, भूल जाओ। बहुत लोग हमें मिलते हैं भाजपा के जो कहते हैं 34 तक भूल जाओ। मैंने इसका आधार क्या, बोले हमने बीज ऐसे बो दिए कि कुछ हो ही नहीं सकता। नागफनी के बीज हैं जी, कटेंगे ही नहीं। हाँ, लेकिन ये है इस देश के लोग, जब कोई बहुत बड़ी विपदा आती है सामने, और ये विपदा ही है, भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए विपदा ही है, और थोड़ी देर चीज़ें समझ में आने लगती धीरे धीरे, और फिर वो इलाज भी करते हैं। वैसे भी हर देश के कालखंड में सर 15, 20, 25 साल ऐसे आते हैं जब कोई ऐसा शासक आ जाता है जो उस देश की बिल्कुल बदल देता है। इनका हक भी बनता था। अब देखो ना, जो नेता 30, 40 साल से लगे हुए हैं भाजपा जनसंघ में, और कुछ नहीं हो रहा उनका, घर वालों ने भी इज्जत करनी छोड़ दी, सम्मान के साथ रोटी भी नहीं देते थे, तो इनका भी तो नंबर लगना ही चाहिए था ना एक बार। इनके भी टोटल होने चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैं तो बहुत, मेरी सहानुभूति इनके साथ है, और इनको पूरे जितना भी समय इनके पास, जहाँ भी है सत्ता में, ये जम के अपना कर लें जो कुछ करना। हाँ भाई, कोई कसर मत छोड़ना। हाँ, और आगे के लिए रास्ता साफ कर दें। इनका बड़बोलापन बड़ा विचित्र है। अब वो कृष्ण बेदी कह रहे थे भाई मैंने कुछ कराओ ना कराओ, पर ब्रजेंद्र सिंह को सड़क पर ला दिया। कोई बात है ये कहने की? क्या अर्थ क्या इस बात का? देखो, पिछले काफ़ी समय से कृष्ण बेदी जी एक मैच्योर नेता के तौर पे मैं मतलब डेवलप होते हुए देख रहा हूँ, तो उनको अपने बयान देने में थोड़ा समझदारी दिखानी चाहिए। हाँ, मतलब सड़क पे अगला बंदा है तो वो अपनी मेहनत से है, वो लोगों से साथ कनेक्ट कर रहा है। आज के दिन पूरी बीजेपी में और कांग्रेस में एक भी नेता ऐसा नहीं है जी जो लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट आप करता हो। सोच के देखिए, अगर मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए नायब सिंह के, और उसमें महिपाल ढांडा को गृह मंत्री बना दिया जाए नंबर 2 पे, फिर देखना कैसे कैसे बयान बाकी लोग करेंगे। क्योंकि इनके यहाँ तो एक स्थापित परंपरा है कि जो जितनी बाहियात बात करेगा, उल जलूल बातें करेगा, बदतमीजी करेगा, उतनी ही चांसेस प्रमोशन के होते हैं। वो बेचारे विज जी के दोनों पैर टूट गए, वो बेड पे लेटे हुए हैं, नहीं तो वो सबसे अव्वल दर्जे की बातें तो वही करते हैं। नहीं, वो तो दरअसल जब गिरते हैं तभी उनकी चर्चा में आते, बिना गिरे तो चर्चा उनकी होती नहीं है। पहले वो टंकियों में गिरते थे, अब जाके पैर तुड़वा के बैठ गए, और पूरे राजनीतिक वर्ग के लोग वहाँ जा रहे हैं, और वो गाना भी सुन रहे हैं आजकल बैठ के। तो टाइम पास क्या करेगा जी, अब टाइम पास भी तो करना है। एक गाना बड़ा वो सुन रहे हैं बड़े ध्यान से कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। अब ना इनको क्या पसंद है, तुम कुछ नहीं कर सकते। उधर हमारे मोदी जी बिरला जी को की तारीफ करने में जुटे हैं। बिरला जी की तारीफ, जिस लोकसभा अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ रहा हो, उसकी तारीफ प्रधानमंत्री कर रहे हैं जी। इतनी तारीफ की वो मैंने देखा है वीडियो। उसमें एक बात तो मुझे बड़ी विचित्र लगी, उन्होंने कहा कि शिक्षा की नगरी कोटा से आते हैं। हाँ। कोटा तो कभी शिक्षा की नगरी, कोचिंग की नगरी है वो, कोचिंग की इंडस्ट्री है। कोचिंग का मतलब, हजारों बच्चे मर चुके हैं जी वहाँ पे। कोचिंग का मतलब है शिक्षा के उद्देश्यों की विफलता। कोचिंग इंडिकेट करती है, कोटा उन चीज़ों का प्रतीक है जहाँ शिक्षा अपने उद्देश्यों को फेल हो जाती है। उस जगह से ओम बिरला आते हैं। और बोला ये सभी सांसदों को साथ लेकर चलते हैं। हाँ, तो तभी तो सांसद उनके साथ नहीं जाना चाह रहे। ये जो इतनी तारीफ करी, मुझे डर लगने लगा, मैं अब ओम बिरला जरूर जाएगा, क्योंकि जिसकी तारीफ करी वही निपटाया। ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि इनके यहाँ जैसे पर्पज सर्व हो जाता है ना, और वो आदमी लायबिलिटी बनने लगता है, तो ये उसका इलाज भी कर देते हैं। खैर दोस्तों, राज्यसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, तब तक कौन बिका है और कौन नहीं बिका इसकी चर्चाएं होती रहेंगी। लेकिन हरियाणा की राजनीति का ये इतिहास रहा है कि यहाँ लोग बिकते हैं,
लेकिन ये भी हरियाणा की राजनीति का इतिहास रहा है कि बिके हुए लोगों की दोबारा से कोई कीमत यहाँ नहीं लगाता है। आने वाला समय कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण इसलिए रहेगा क्योंकि ये विधायक बचा के रखने हैं। हुड्डा साहब पे ज़्यादा जिम्मेदारी है, लेकिन अगर फिर भी भागते हैं तो जो होगा वो असकत के सामने है। लेकिन इतना तय है कि अगर बीजेपी ये सीट जीतती है तो निश्चित तौर पर लोग बिकेंगे। आप सब जिन लोगों ने उनको वोट दिया है, आपके वोट की कीमत वो बीजेपी से कहीं ना कहीं वसूल करेंगे। राजनीति में कोई एथिक्स होते नहीं हैं और बीजेपी का तो एथिक्स का कोई लेना देना है भी नहीं, पर नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी अकेले भी काफ़ी हैं इन सब चौकड़ी को हैंडल करने के लिए। आप इस बारे में क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।